हेलो गाइस, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आप वो सी MPLRC का चैप्टर 6। तो इस पर एक नज़र डालिएगा जल्दी से। देखिए, चैप्टर 6 जो रिलेटेड है भूमि तथा राजस्व से, और ये लैंड एंड लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे हम लोग, जो सेक्शन 57 से स्टार्ट है और 60 तक हम लोग इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 57 पर एक नज़र डालिए। समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व, स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड्स। सेक्शन 58 में प्रोविजंस किए गए हैं भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि का दायित्व, लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 58 ए में भू राजस्व के भुगतान से छूट, यानी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। और ये सेक्शन 58 का ये रिपील्ड हो गया है। सेक्शन 59 पर एक नज़र डालिए। जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही है के अनुसार भू राजस्व, यानी कि लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच लैंड इज यूज। सेक्शन 59 ए पर एक नज़र डालिए। निर्धारण कब प्रभावशील होंगे, असेसमेंट व्हेन टू टेक इफेक्ट। सेक्शन 59 बी पर एक नज़र डालिए। कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए भूमि के व्यववर्तन पर पुनर्निर्धारण, रीअसेसमेंट ऑन डाइवर्जन ऑफ लैंड prior to coming into phase of the code। सेक्शन 60 पर नज़र डालिए। भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया है का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ अनअसेस्ड लैंड। चलिए अब हम सीधे चलते हैं इसकी डिटेल्स पर, थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं डिटेल्स में क्या दिया हुआ है। एक मिनट प्लीज लाइन पर रहिएगा। देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 6 भूमि तथा राजस्व से संबंधित है। चैप्टर 6 आप पढ़ रहे हैं, लैंड एंड लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। यहाँ पर सेक्शन 57 पर एक नज़र डालिए। समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व, स्टेट ओनरशिप। इसका सब क्लॉज फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं और एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियां जिनमें रुका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खाने, पत्थर की खदानें, खनिज पदार्थ तथा वन चाहे विरक्षित हों या नहीं, ये सम्मिलित हैं। तो ये जितनी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई इनको एक लाइन से अंडरलाइन कर लीजिएगा। तथा किसी भूमि की अधोमृदा यानी कि सब एंड सॉल में समस्त अधिकार राज्य सरकार की संपत्ति है। देखिए, यहाँ पर जस्ट इसमें कहा गया, ध्यान दीजिए, कि समस्त भूमियाँ राज्य सरकार की हैं। तो पहली लाइन तो ये। दूसरी, घोषित किया जाता है द्वारा या घोषित किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियाँ जिनमें क्या क्या चीज़ें हैं, रुका हुआ तथा बहता हुआ पानी। अगर कहीं तालाब है जो रुका हुआ होता है, नदी और नाले, इस टाइप के जितने भी बहते हुए जो स्रोत होंगे जल के, या कोई झरना वगैरह, उन सब पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। फिर चाहे वो खाने हों, पत्थर की खदानें हों या कोई खनिज पदार्थ हों, तथा वन, वन में चाहे वे रक्षित हों या नहीं हो। रक्षित का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। देखिए,
जो वन ऐसे होते हैं जिनमें जानवरों को नहीं चराया जा सकता तो उन्हें और या उनकी कटाई नहीं की जा सकती तो उन्हें रक्षित कर देते हैं। और कुछ ऐसे स्पेशल स्थान भी बना देते हैं जो चराई के लिए मैदान घास जो है उनको एक फिक्स कर देते हैं कि यहीं पे जो आपके जानवर होंगे वो यहाँ चलेंगे और इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये अलग अलग से डिफाइन कर दिए जाते हैं, उनको हम लोग रक्षित बोलते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई खजाना निकाला है या कोई खनिज पदार्थ निकाला है, ज़मीन किसी की भी हो, पर यहाँ पर जो ओनरशिप होगी ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी। अगला ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, और इसमें सब एंड सोइल जो अधोमृदा बोलते हैं इसको, मैं समस्त अधिकार राज्य सरकार की संपत्ति है। जो इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड्स, सब क्लोज नंबर फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 57 और सब क्लोज फर्स्ट पर एक नज़र डालते हैं। ऑल लैंड्स बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट and it is hereby declared that all such lands including standing and following water, mines, quarries, minerals and forests reserve or not, and all rights in the subsoil of any land are the property of the state government। तो जैसे आप ये यहाँ से देख रहे हैं क्या क्या रुका हुआ, बहता हुआ और खाने और यहाँ पर खनिज पदार्थ तथा वन चाहे वे रक्षित हों या नहीं, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं और ये किस में हैं, ये स्टेट ओनरशिप में आ जाएंगे। परंतु जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये परंतु इस कोड में अन्यथा उबंधित के सिवाय अगर कोई अलग से प्रोविजन है या फिर कर दिए जाएं, इनको छोड़कर इस धारा की कोई भी बात किसी की व्यक्ति के किसी ऐसी संपत्ति में कि किन्हीं ऐसे अधिकारों पर जो इस कोड के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहे हों प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर किसी के पास कोई ज़मीन है जिसके खाते में, तो वो उसे ज़मीन यूज़ कर सकता है। किस पर्पज़ के लिए? कृषि प्रयोजन के लिए। जैसे खेती है किसके लिए? कृषि प्रयोजन के लिए, तो वो उसे उपयोग कर सकता है। और जो भी चीज़ें जैसे आउट हाउस बनाना है या वहाँ कुछ बनाना है तो वो बना सकता है। लेकिन अगर उस ज़मीन में नीचे कोई भी खनिज या कुछ भी चीज़ पदार्थ निकलते हैं तो वो पदार्थ पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा, ना कि उस व्यक्ति का जिसकी वो संपत्ति है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम की, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल save the otherwise provided in this code be deemed to affect any right of any person subsisting at the coming into force of this code in any such property। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए सेक्शन 57 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि जितनी भी बहता हुआ पानी हो, रुका हुआ पानी हो, खाने हो, पत्थर हो या फिर खनिज पदार्थ हो या फिर वन हो, चाहे वो रक्षित हो या नहीं हो, तथा किसी भी भूमि की अधोमृदा हो, ये सब पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। दूसरा, जब ये कोड प्रारंभ की गई कि जो ये संहिता लागू हुई, इस संहिता पर अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिए गए हैं तो उन अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 58 पे देखिए, भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि का दायित्व। ये क्या है जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि का दायित्व, लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। यह सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। समस्त भूमि चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वधीन है। देखिए हाँ, इस सेंटेंस में ये क्या कह रहे हैं, बस एक बार नज़र डालिए।
है कि समस्त भूमि चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती हो, कोई भी भूमि हो, और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है, सिवाय ऐसी भूमि के जिसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संविदा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जारी अधिसूचना द्वारा ऐसे दायित्व से पूर्णता या भागता छूट दी गई है। देखिए, या तो सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए या सरकार ने अपने अधिसूचना के द्वारा उसे छूट प्रदान कर दी हो, लोगों को रिलैक्स कर दिया हो या उन्हें माफ़ कर दिया हो, तो ही यहाँ पर भू राजस्व के भुगतान के लिए उन्हें छूट प्रदान की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ज़रा सेक्शन 58 के जो इंग्लिश मीडियम है वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, सब क्लोज फर्स्ट पर एक नज़र डालते हैं। ऑल लैंड टू वट एवर पर्पज अप्लाइड एंड वेयर एवर situate is liable to the payment of revenue to the state government except such land has been wholly or partially exempted from such liability। या तो उसको पूर्णता या कुछ भी हिस्सा उसमें से एग्जाम्प्ट कर दिया हो, जैसे कि कई बार आपने देखा है कि जो भू राजस्व होता है उसको माफ़ कर दिया जाता है जब ओले पड़ जाए या फिर सूखा पड़ जाए। तो ऐसे टाइम पर आपने देखा कलेक्टर एक घोषणा करते हैं, तो वो अपने ज़िले में उसको सूखाग्रस्त घोषित भी कर सकते हैं, या जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे ओले पड़ना, बाढ़ आ जाना, जिनमें खेतियों की फसल बर्बाद हो जाती, तो इस कंडीशन पे भू राजस्व को माफ़ कर दिया जाता है। तो ऐसे जितने भी कॉज होते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो देखिए, बाय और अंडर दिस कोड और बाय स्पेशल ग्रांट और of or contract with the state government or such land which is wholly or partially exempted from such liability by notification। तो वो कैसे लाइबिलिटीज़ को माफ़ कर सकती है गवर्नमेंट? एक नोटिफिकेशन निकाल करके कि इस क्षेत्र में जो भी पर्टिकुलर क्षेत्र हो, जिस जिले में ऐसा सूखा पड़ा हो या बाढ़ आई हो या कोई भी और ऐसे नेचुरल कॉज हुआ हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एग्जाम्प्ट करना हो, या कोई और भी कारण हो सकते हैं, इशू इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाएगा और उससे सबको रिलैक्स किया जाएगा, जो भी वो गाइडलाइन जारी करते हैं उसके अनुसार। सेक्शन 58 ए पर एक नज़र डालते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताइए। नो सर। चलिए 58 ए पर एक नज़र डालिए। भू राजस्व के भुगतान से छूट। इस संहिता में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी नंबर का अनन्य रूपेण कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए 2 हेक्टेयर तक किसी खाते। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई ऐसी अन्य भूमि जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे के संबंध में कोई भी भू राजस्व देय नहीं होगा। तो देखिए, जिनके पास कितनी हो, 2 हेक्टेयर तक जिनके पास ज़मीन है, वो जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही हो, केवल खेती करने वालों के लिए। दूसरा, ऐसी जो गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई हो, जिसमें अन्य भूमि जैसा कि राज्य सरकार इसे अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, उनसे कोई भी भू राजस्व देय नहीं होगा। अपना अपना एक बार डायरेक्ट और चेक कर लीजिएगा कि कोई न्यू अमेंडमेंट तो नहीं हुआ इसमें। वैसे मेरे अनुसार तो अभी तक नहीं हुआ इसमें, फिर भी एक बार देख लेते कहीं उन्होंने कुछ वो तो नहीं कर दिया। एक बार सब लोग अपना डायरेक्ट चेक कर लीजिए जो नए आए हुए हैं, क्योंकि बार बार इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो जिन लोगों का पुराना डायरेक्ट हो वो भी अपना चेक कर लीजिए। हाँ, इसमें अभी तक तो 2 हेक्टेयर की बात की गई है कि अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है तो उससे कोई भी भू राजस्व नहीं होगा। आप ज़रा इसका एक स्पष्टीकरण है वो भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिएगा आप लोग।
यहाँ पर बात की गई है स्पष्टीकरण में, इस धारा के प्रयोजन के लिए खाते से अभिप्रेत है संपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति से धारित समस्त भूमि और संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित भूमियों में उसका हिस्सा यदि कोई हो या उसका कोई भी होगा आगे, तो वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए सेक्शन 58A पर। देखिए यहाँ कहा जा रहा है सेक्शन 58A में एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। यहाँ पर बात करेंगे notwithstanding anything contained in this code, no land revenue shall be payable in respect of। ए पर एक नज़र डालिए, एनी होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स, कितना 2 हेक्टेयर्स, यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एंड बी such other land used for non-agriculture purpose as the state government may by notification specify। और दूसरा बी में यहाँ पे क्या दिया, देखिए आप सेक्शन पढ़ना सेक्शन 58A और ए का यहाँ पर ए हो गया, ये डबल ए हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं आना है आपको। 58A का ए, ये एडीजी के लायक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडीपीओ में सीधा सीधा सा ये पूछा जा सकता है, तो स्टैंडर्ड का एक फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर एनी होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स, कितने तक, 2 हेक्टेयर तक अगर ज़मीन है तो उससे कोई भी भू राजस्व नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, और कौन सी, जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2 हेक्टेयर हो और वो यूज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर। और अदर के लिए क्या कितनी बात की गई, सच अदर लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़, तो इसके लिए क्या होगा, as the state government may by notification specified। एक्सप्लेनेशन पर एक नजर डालिए, for the purpose of this section holding means the sum of all lands held by a person individually and his share in the land and held by him jointly if any in the entire स्टेट। सेक्शन 59 पर एक नज़र, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेक्शन 59 पर एक नज़र डालिए। आवाज नहीं आ रही आपको? यस सर, क्लियर है। यस सर। कंचन मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही आज, क्या बात है भाई? यस सर, क्लियर है। अच्छा तो ठीक है, चलिए सेक्शन 59 पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। इसमें देखिए लिखा गया है, जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही है उसके अनुसार भू राजस्व की बात कर रहे हैं। इसमें एक अमेंडमेंट भी है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिख पा रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही है के अनुसार भू राजस्व, जितनी भूमि उपयोग में लाई जा रही है उसके अनुसार। अब यहाँ पर 2019 में भी इसका एक अमेंडमेंट आया था सेक्शन 59 का, तो ज़रा एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा 59 का क्या दिया है। देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, मूल अधिनियम की धारा 59 में धारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए। जो 9 है, 9 में संशोधन कर दिया गया है, यानी कि सेक्शन जो 59 था ये, और इसमें क्या किया गया, मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए। मतलब ये क्या कहा गया, यदि भूस्वामी उपधारा 6 के अधीन व्यपवर्तन को प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मध्य देय भू राजस्व का निर्धारण करेगा
और देय कुल रकम के 50% के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा। कितनी करेगा? 50% की बात की गई। अब आगे क्या किया गया? परंतु ऐसा पुनर्निर्धारण भू राजस्व व्यवर्तन की वास्तविक तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के अध्ययन रहते हुए देय होगा। परंतु यह और कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी। तो 1 साल के लिए जिस दिन ये एप्लीकेबल हुआ उससे 1 साल के लिए तो सभी को रिलैक्स कर दिया गया और वैसे ये 5 वर्ष तक की अवधि के लिए किया जाएगा। तो चलिए जरा एक बार हम पहले सेक्शन 59 को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके अमेंडमेंट की भी बात कर लेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इस सेक्शन को अपने बैरक से मैच करते हुए चलिएगा। अगर कहीं पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो बताएगा इसमें। देखिए जरा, जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में, सॉरी मैडम सर पूरा यही लिखा हुआ है जो अमेंडमेंट में है, इसमें 59 सेक्शन में पूरा है, अमेंडेड है ये। जी जी, एक बार लाइन बाई लाइन देख लेते हैं हम लोग। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही है के अनुसार भू राजस्व, तो जितनी भूमि उपयोग में लाई जाएगी उसी के अनुसार भू राजस्व होगा। देखिए जरा यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालें। भूमि के निम्नलिखित उपयोग के संबंध में भू राजस्व का निर्धारण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसा कि विहित की जाए। तो भू राजस्व का निर्धारण कैसे होगा? जो रूल्स में प्रेस्क्राइब किए जाएं उसके अनुसार ही उनको निर्धारित किया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच लैंड इज यूज। सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड with reference to the following use of land, such rates as may be prescribed। कौन से रेट्स में हो गए? का नंबर पर एक नजर डालिए यहाँ पर। कृषि के प्रयोजन के लिए जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है। अगर कृषि प्रयोजन के लिए उसमें कोई, जिसमें उस पर किया गया कोई सुधार भी सम्मिलित है, ये इसमें इंक्लूड रहेगा। आगे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ए नंबर, for the purpose of agriculture including any improvement made thereon। खा में जरा ध्यान दीजिए, निवास गृहों के प्रयोजन के लिए। बी, for the purpose of dwelling house। सी में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, for educational purpose। डी में जरा ध्यान दीजिए, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, फॉर कॉमर्शियल पर्पज। 11 में देखिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए जिसमें खान तथा खनिज भी सम्मिलित है, मीन्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस इंक्लूडिंग द पर्पस ऑफ माइंस एंड मिनरल्स। 4 में जरा ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त मद का से इंगा के विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन से भिन्न ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, फॉर द पर्पस अदर देन दोज स्पेसिफाई इन आइटम ए टू ई above as may be notified by the state government। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या कह रहे हैं कि भूमि के निम्नलिखित उपयोग के संबंध में भू राजस्व का निर्धारण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसे कि विहित किया जाए। तो जो आप पढ़ रहे थे सेक्शन 59 सब क्लोज फर्स्ट में जो का से लेकर के यहाँ तक दिए गए, यानी कि जो ए से लेकर के ई तक के जो पर्पस थे, ये इन सब पर भू राजस्व का निर्धारण जैसा प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसके अनुसार ही एप्लीकेबल होगा। तो ये घटता बढ़ता रहता है। कभी अगर नेचुरल कोई कॉज हो जाता है तो उसमें एग्जाम्प्टी भी कर दिया जाता है या पार्सली लिया जाता है, और अगर कुछ नहीं हुआ है तो बढ़ा करके भी ले लेती है गवर्नमेंट। तो है रहता नॉमिनल है, लेकिन फिर भी वो जो डिसाइड किए जाते हैं वो ईयरली चार्जेस इनको पेमेंट करना होता है। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब क्लोज हम लोग 2 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2 पर एक नजर डालिए। सेक्शन को आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन से रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे। जैसे कि 59 का सब क्लोज आपने ये फर्स्ट पढ़ा हुआ है,
और फिर सेक्शन 59 का हम लोग सब क्लोज 2 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 59 सब क्लोज 2 पर जो यहाँ पर बात की गई है कि जहाँ की कोई भूमि जिस पर किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु निर्धारण किया गया हो और किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यवस्थित कर दी जाए, वहाँ ऐसी भूमि पर देय भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का जिसके लिए की निर्धारण नियत किया गया हो अवसान नहीं हुआ है, उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किए जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके की वह व्यवस्थित कर दी गई है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। वेयर लैंड असेस फॉर यूज for any one purpose is diverted to any other purpose, the land revenue payable upon such land shall, notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed has been expired, be liable to assessment as the rate prescribed for the purpose to which it has been diverted। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। पहले अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी जो ज़मीन है, कोई भूमि है, उसको मान के चलते हैं कि एग्रीकल्चर पर्पज़ या कृषि पर्पज़ से उपयोग की गई है, उसका भू राजस्व चुका दिया गया है, डिसाइड किया गया 1 ईयर के लिए, मान के चलते हैं 500 रुपीज़। अब यहाँ पर 6 मंथ किसी व्यक्ति ने इसको यूज़ किया और 6 मंथ के बाद पर्पज़ चेंज कर दिया। मान लीजिए एजुकेशन या कॉमर्शियल के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है, तो भले ही ये 1 ईयर के लिए इन्होंने पे कर दिया हो, लेकिन ये 6 मंथ के बाद जैसे ही उसे डाइवर्टेड किया गया, दूसरे प्रयोजन के लिए उसे यूज़ करना शुरू किया गया, तो जो दूसरा प्रयोजन होगा, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, उस पर्पज़ का ही यहाँ पर रेवेन्यू जो डिसाइड किया जाएगा वो पेमेंट करना होगा, भले ही ये 1 ईयर का टाइम पीरियड बीता हो या ना बीता हो। चाहे आपने कृषि प्रयोजन के लिए 1 साल के लिए भरा हुआ है, लेकिन 6 मंथ उपयोग करने के बाद अगर आपने यहाँ पर दूसरा कोई प्रयोजन पर उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो जो दूसरे के लिए डिसाइड होगा वो पेमेंट आपको करना होगा। ये सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग। चल जरा ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज 3 पर एक नज़र डालते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ कोई भूमि जो किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने की शर्त पर भू राजस्व के भुगतान से मुक्त रूप से धारित है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यवस्थित कर दी जाती है, वहाँ वह भूमि भू राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हो जाएगी और उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित दर पर निर्धारण किया जाएगा जिसके लिए वह व्यवस्थित कर दी गई है। जो इंग्लिश मीडियम के वो जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। वी आर द लैंड हेल्ड फ्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू on condition of being used for any purpose is diverted to any other purpose, it shall become liable to the payment of land revenue and assessed at the rates prescribed for purpose for which it has been diverted। जैसे मान लीजिए कभी कृषि प्रयोजन के लिए कोई भूमि उपयोग में की जा रही है और उसके लिए भू राजस्व को माफ़ कर दिया गया किसी कारणवश, और वहाँ पे माफ़ कर दिया जाता है, फिर उसे माफ़ किए गए भू राजस्व के अलावा दूसरे किसी प्रयोजन के लिए अगर यूज़ कर लिया जाता है उसको, तो फिर वहाँ पर जितना प्रेस्क्राइब किया गया है वो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको माफ़ नहीं किया गया। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, ये सब क्लोज 3 पर एक नज़र डालिए। जहाँ कोई भूमि जो किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने की शर्त पर भू राजस्व भुगतान से मुक्त रूप से धारित है और फिर किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यवस्थित कर दी जाती है, तो पहले अगर मान लीजिए कृषि के लिए उसे माफ़ किया गया था या एजुकेशन के लिए माफ़ किया गया था, फिर उसकी जगह उसे कॉमर्शियल में यूज़ करना शुरू कर दिया जाए, तो कॉमर्शियल का जो भी भू राजस्व होगा वो भुगतान करना होगा, जो भी प्रेस्क्राइब किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर इस लाइन पर भी लिखा है, असेस्ड एट द रेट प्रेस्क्राइब फॉर पर्पज फॉर विच एट हैज़ बीन डाइवर्टेड। नजर ध्यान दीजिएगा सब सेक्शन 4 पर। जहाँ किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यवस्थित कर दी जाती है और उस पर भू राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है,
अब वहाँ ऐसे व्यववर्तन पर प्रीमियम ऐसी दर पर संदेह होगा जो कि विहित की जाए। तो यहाँ पे जो देखिए बोल रहे हैं कि जहाँ किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि जो भी केवल एक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, फिर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसे डाइवर्टेड कर दी, तो क्या होगा? और उस पर भू राजस्व का निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है। किसके? MPLRC के अकॉर्डिंग। तो जो व्यववर्तन यानी कि जो डाइवर्टेड की गई है, तो जो प्रीमियम रेट ऐसी होगी जो यहाँ पर प्रेस्क्राइब की जाए, हर बार जो चेंज होती है चेंज के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना होगा। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसेक्शन 4 पर एक नज़र डालते हैं जो इंग्लिश मीडियम के। वेयर लैंड असेस फॉर यूज for any one purpose is diverted to any other purpose and land revenue is assessed thereon under the provisions of this section. The premium on such diversion shall be payable at such rate as may be prescribed. जैसा यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया जाए उसके अनुसार पेमेंट करना होगा। सबसेक्शन 5 पर एक नज़र डालिए। जब कभी भूमि का निर्धारण एक प्रयोजन के लिए किया गया है और उसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यवस्थित किया जाता है। कितने प्रयोजन के लिए? एक प्रयोजन के लिए यूज़ किया गया है और उसे अन्य के लिए डाइवर्टेड किया जाता है, तो भूमि स्वामी प्रीमियम की गणना करेगा तथा देय भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और इस प्रकार गणना की गई रकम विहित रीति में जमा की जाएगी। तो जो भी पहले इसका क्या होगा, प्रीमियम की गणना की जाएगी, फिर जो देय भू राजस्व का निर्धारण करेगा और फिर इसके बाद जैसे वो डिपॉजिट होने का जो तरीका हो उसके अनुसार ही यहाँ पे जैसा प्रेस्क्राइब किया जाए उसके अनुसार पेमेंट करना होगा। तो 5 में देखिए, वेन एवर लैंड असेस फॉर वन पर्पज इज डाइवर्टेड टू अनदर पर्पज द भूमि स्वामी शैल कंप्यूट द प्रीमियम एंड रीअसेस लैंड रेवेन्यू पेबल एंड डिपॉजिट द अमाउंट so computed in the manner prescribed। जैसे सभी लोगों का पेमेंट किया जाता है, जो प्रेस्क्राइब किया गया कि कैश जमा होगा, ऑनलाइन जमा हो सकता है, इस टाइप के प्रोविजंस किए जा सकते हैं, तो वैसे ही ये जमा किया जाएगा। सबसेक्शन 6 पर एक नज़र डालिए। भूस्वामी ऐसे व्यववर्तन की उपखंड अधिकारी को धारा 5 के अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा और ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि व्यववर्तित मानी जाएगी। कौन सी किसको करेगा? यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए। जो भूमि स्वामी है, ऐसा जो भी डाइवर्सन किया गया, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? उपखंड अधिकारी को। और कैसे? सब क्लोज 5 के अकॉर्डिंग, जो कि आपने ये ऊपर पढ़ा हुआ था। और इसके अधीन रकम जमा करने की पावती के साथ लिखित प्रज्ञापना करेगा, यानी कि रिटन में वहाँ पर एप्लीकेशन देगा और ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से भूमि व्यववर्तित मानी जाएगी। तो जिस दिन पे जो डाइवर्सन की एप्लीकेशन फाइल की है वही डेट यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो डाइवर्सन की इंफॉर्मेशन किसे दी जाएगी? उपखंड अधिकारी को। कौन किसके अकॉर्डिंग? सब क्लोज 5 के अकॉर्डिंग। और किस तारीख से मानी जाएगी? जिस तारीख को प्रज्ञापना की गई है उस डेट से यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। तो ये 3 तरह के यहाँ ये VIP हैं, जरा इनको VIP कर लीजिए। एक तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड। चाहो तो ये इसको ये भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ से मान के चलिए इसको कर सकते हो। चलिए इंग्लिश मीडियम के वो भी ज़रा ध्यान दीजिए। द भूमि स्वामी शैल गिव अ रिटन इंटीमेशन ऑफ सच डाइवर्सन टू सब डिविजनल ऑफिसर। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर ये सीधे सीधे से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है ये पूरा, और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, किसको देंगे? सब डिविजनल ऑफिसर को। तो आप इसको एक फर्स्ट पॉइंट मान सकते हैं। फिर अगली बात की गई है, अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट अंडर सबसेक्शन 5 and the land shall be deemed to have been diverted from the date of such intimation। तो किस दिन से माना जाएगा? जिस दिन से इंटीमेशन दिया गया है उस डेट से इसको काउंट कर लेंगे कि ये डाइवर्टेड हो गया है। अब ज़रा देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा आप अगर इसमें और इंक्लूड करना चाहो तो ये सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। और एक और है कि कैसे देंगे? रिटन वाला भी, अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट under subsection 5 and the land shall be deemed
टू हैव बीन डाइवर्टेड। अब इसमें ये रहा रिटेन वाला, रिटेन इंटीमेशन कैसे दिया जाएगा, लिखित में। कई बार ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये यहाँ से बन गया, दूसरा किसको देंगे, और तीसरा सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, और किस डेट से डाइवर्टेड माना जाएगा, उस डेट से जिस दिन से उसने एप्लीकेशन फाइल की है। तो 3 नंबर का ये पॉइंट और ये 4 नंबर का, ये 4 क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट है। और चाहे तो ये डायरेक्ट सेक्शन भी पूछ सकते हैं। सेक्शन आप कौन सा पढ़ रहे हैं, 59 का सब क्लोज 6। चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा 7 पर, उपधारा 6 के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी यथाशक्ति शीघ्र भूमि स्वामी द्वारा की गई गणना की शुद्धता की जांच करेगा तथा भूमि स्वामी को या तो उपधारा 5 के अधीन गणना की पुष्टि करने की या देय प्रीमियम तथा भू राजस्व की सही रकम की संसूचना देगा, और उपधारा 5 के अधीन जमा की गई रकम के उपखंड अधिकारी द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की राशि भूमि स्वामी द्वारा ऐसी प्रज्ञापना की तारीख से 60 दिन के भीतर संदत्त की जाएगी। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग भूमि स्वामी ने जो बनाई हुई थी कि कितना भू राजस्व होना चाहिए, फिर उसी के अनुसार जो उपखंड अधिकारी है वो क्या करेंगे, भूमि स्वामी के द्वारा जो गणना की गई उसकी शुद्धता की जांच करेंगे। अब उसमें अगर कम होता है तथा भू स्वामी को या तो उपधारा 5 के अधीन गणना की पुष्टि करने की या देय प्रीमियम तथा भू राजस्व की सही रकम की संसूचना देगा, जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपने जो चेक किया हुआ था, जो आपने जमा किया हुआ है, वो अगर कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उपधारा 5 के दिन जमा की गई रकम के उपखंड अधिकारी द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की जो राशि है वो कितने समय में पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि कितने समय में, जो प्रज्ञापना की गई थी, जो एप्लीकेशन फाइल किया गया था, उससे 60 दिन के भीतर संदत्त की जाएगी। इस टाइम पीरियड को आपको ध्यान रखना है, 60 डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कितने टाइम पीरियड की, 60 दिन के भीतर। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 7 पर नजर डालते हैं। देखिए, ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 6 द सब डिविजनल ऑफिसर शैल as soon as possible make inquiry into the correctness of the computation made by the Bhumi Swami and communicate to the Bhumi Swami either confirming the computation made under subsection 5 or informing him the correct amount of premium and land revenue payable. In case the amount deposited under subsection 5 is less than the amount computed by the subdivisional officer, जो सब डिविजनल ऑफिसर ने जो कैलकुलेशन किया है उसका जो अमाउंट है वो भूमि स्वामी का अमाउंट उसने भूमि स्वामी ने कम कैलकुलेट किया, और सब डिविजनल ऑफिसर का अगर ज़्यादा हो तो जो डिफरेंस है वो कितने दिन में डिपॉजिट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बी पेड बाय द भूमि स्वामी विद इन 60 डेज, और किस दिन से, ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच इंटीमेशन, जिस दिन से इंटीमेशन दिया गया है डाइवर्सन का कि ये डाइवर्टेड कर दी गई है, उससे 60 डेज के अंदर अंदर जो वेरिएशन है, जो बीच में डिफरेंस आया, वो यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए जो परंतु के दिया गया, परंतु पर एक नज़र डालिए जरा। परंतु उपधारा 5 के अधीन जमा की गई रकम उपखंड अधिकारी द्वारा की गई गणना से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि 60 दिन के भीतर भूस्वामी को वापस की जाएगी। क्या कह रहे हैं कि परंतु उपधारा 5 के अधीन जमा की गई रकम उपखंड अधिकारी द्वारा की गई गणना से अधिक है, तो होने की दशा में जो राशि है वो 60 दिन के भीतर भूमि स्वामी को वापस कर दी जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में आप ऐसा इसको याद कर सकते हैं, जो लेन देन में भूल चूक हुई है तो दोनों पार्टियों को 60 दिन में पेमेंट करना होगा। अगर राज शासन के खजाने में ज़्यादा जमा हो जाती तो 60 दिन के अंदर वो भूमि स्वामी को वापस करेंगे, और अगर भूमि स्वामी ने कम जमा किए तो राज शासन के अकाउंट में यहाँ पर कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में। दोनों का टाइम फिक्स है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा।
provided that in case the amount deposited under subsection 5 is greater than the amount computed by the subdivisional officer, the difference shall be refunded to the भूमि स्वामी within 60 days। तो यहाँ कहा गया कि 60 दिन के अंदर ऐसा किया जाएगा। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन आप 59 सब क्लोज 7 का परंतु का पढ़ रहे थे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, 8 नंबर पर एक नज़र डालते हैं। सब सेक्शन 8 पर एक नज़र डालिए। यदि उपखंड अधिकारी उपधारा 6 के अधीन प्राप्त प्रज्ञापना की तारीख से 5 वर्ष के भीतर उपधारा 7 के अधीन भूमि स्वामी को संसूचित करने में असफल रहता है तो पुनः निर्धारित भू राजस्व की बकाया 5 वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए देय नहीं होगी। यहाँ कहा गया कि देखिए, यदि उपखंड अधिकारी जो एसडीओ हैं उपधारा 6 के अधीन प्राप्त प्रज्ञापना की तारीख से, जिस दिन वो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उससे 5 वर्ष के भीतर उपधारा 7 के अधीन भूमि स्वामी को संसूचित करने में असफल रहता है तो पुनः निर्धारित भू राजस्व की बकाया वो 5 वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए देय नहीं होगी। तो अगर उपखंड अधिकारी उसे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है भूमि स्वामी को, तो कितने, केवल 5 वर्ष तक की बकाया वसूल सकते हैं, उसके बाद का नहीं है। तो यहाँ देखिए जरा इंग्लिश मीडियम में जो है, इफ द सब डिविजनल ऑफिसर फेल्स टू कम्युनिकेटेड टू द भूमि स्वामी अंडर सबसेक्शन within 5 years from the date of intimation received under subsection 6, the area of reassessed land revenue shall not be payable for a period exceeding 5 years। तो कितने, 5 वर्ष से अधिक की भू राजस्व की वसूली नहीं की जा पाएगी। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज 9 पर एक नज़र डालते हैं हम लोग यहाँ पे, जो आपने जस्ट अभी देखा हुआ था कि अमेंडमेंट की भी हम लोगों ने बात की थी इससे संबंध, तो यहाँ पे नजर डालते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सब सेक्शन 9 पर एक नजर डालते हैं। देखिए, यदि भूमि स्वामी उपधारा 6 के अधीन विहित अवधि के भीतर व्यवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यवर्तन के मध्य देय भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय कुल रकम के 50% के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा। देखिए जरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यदि जो भूमि स्वामी है उपधारा 6 के अधीन अवधि के भीतर व्यवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है, कितने अवधि के भीतर, जो प्रेस्क्राइब की गई उस टाइम पीरियड के अनुसार, अगर वो डाइवर्सन की जो प्रज्ञापना है और देने में असफल रहता है, एप्लीकेशन फाइल करने में असफल रहता है, तो उपखंड अधिकारी क्या करेगा, यहाँ पर स्वप्रेरणा से या फिर ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यवर्तन के मध्य भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा। अगर यहाँ पर भू स्वामी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है और सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, तो और देय कुल रकम की 50% के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा, तो कितने परसेंट यहाँ पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, 50%, जितनी भी भू राजस्व जो बकाया उसका 50%। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक नज़र डालिए। इफ द भूमि स्वामी फेल्स टू गिव द इंटीमेशन ऑफ डाइवर्सन अंडर सबसेक्शन 6, द सब डिविजनल ऑफिसर ऑन his own motion or on receiving such information shall compute the premium and reassess the land revenue payable on account of such diversion and also impose a penalty equal to 50% of the total amount payable। जितना भी अमाउंट पेबल है उसका 50% तक का यहाँ पर पेनल्टी भी लगा सकता है। अब यह परंतु पर जरा नज़र डालिएगा एक बार। परंतु भू निर्धारित भू राजस्व अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के अधीन रहते हुए ऐसे व्यवर्तन की तारीख से देय होगा, प्रोवाइडेड दैट सच रीअसेस लैंड रेवेन्यू शैल बी पेबल फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ डाइवर्सन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। तो कितने समय के लिए होगा, 5 साल के लिए। ये टाइम पीरियड इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। परंतु यह और कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।
तो जो स्टार्टिंग है वो 1 वर्ष के लिए, जब ये स्टार्ट हुआ है संशोधन, उस डेट से 1 वर्ष के लिए कोई भी शास्ती यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। जैसे कि देखिए जो इंग्लिश मीडियम है यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पेनल्टी shall be imposed for 1 year from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code Amendment Act 2018। सबसेक्शन 10 पर एक नजर डालिए। भूस्वामी केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही भूमि व्यवस्थित करेगा जैसा कि तथ्य समय प्रवृत्त भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय हो। तो जो डाइवर्सन का जो बनाई गई है उसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको। भूस्वामी केवल ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यवस्थित करेगा। भूस्वामी कैसे यूज उसको डाइवर्टेड करेगा, जैसा कि तत्व समय प्रवृत्त भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय हो। जो लॉ है, जो एप्लीकेबल इनफोर्स में है एट द टाइम, एट द मोमेंट पर उसको वो परमिशन देता हो, उसी पर्पज के लिए भूस्वामी अपनी जमीन को, भूमि को डाइवर्टेड कर सकेगा। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द भूमि स्वामी शैल डाइवर्ट लैंड फॉर एंड ओनली सच पर्पस एज इज permissible under the law governing the use of land for the time being in force। जो भी प्रेजेंट में विधि लागू हो और उसे वो परमिशन देती हो, उसी के अनुसार यहाँ पे डाइवर्टेड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। परंतु इस धारा के अधीन भूस्वामी या उपखंड अधिकारी की कोई कार्रवाई लागू विधि के उपबंधों के प्रतिकूल भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुज्ञा देने वाली नहीं समझी जाएगी। देखिए यहाँ क्या करें कि परंतु इस अधिनियम के अधीन भूमि स्वामी या फिर उपखंड अधिकारी की कोई भी कार्रवाई लागू विधि के उपबंधों के प्रतिकूल भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुज्ञा देने वाली नहीं समझी जाएगी। विधि के अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई जैसे उपखंड अधिकारी ने अगर कर दी है तो उसे वो नहीं मानी जाएगी कि हाँ इसे परमिशन मिल गई है, अगर विधि के अगेंस्ट में है तो। जैसे कि प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन ऑफ द भूमि स्वामी और सब डिविजनल ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन shall be construed as granting of permission to change use of land contrary to the provisions of the applicable law। जो भी एप्लीकेबल लॉ है अगर उसके अगेंस्ट में, उसके कॉन्ट्ररी में जाती है कोई भी, तो यहाँ पर ये उसकी परमिशन नहीं समझी जाएगी। परंतु पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक यह और कि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन की गई किसी दंडात्मक कार्रवाई का विचार किए बिना तत्व समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के प्रतिकूल ऐसे व्यववर्तन के लिए भूमि स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। तो देखिए क्या कहा गया कि जो सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी दंडात्मक कार्रवाई का विचार किए बिना तत्व समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के प्रतिकूल अगर कोई भी ऐसा डाइवर्सन भूमि स्वामी ने किया हुआ है तो उसके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए सब क्लोज 11 पर एक नजर डालिए। हम प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारण भू राजस्व की गणना यथास्थिति उपधारा 6 के अधीन भूमि स्वामी द्वारा प्रज्ञापना की तारीख या उपधारा 9 के अधीन उपखंड अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख को प्रचलित दरों पर की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं सेक्शन 59 सब क्लोज 11, इसमें क्या कहा गया कि जो भू राजस्व का जो निर्धारण है, पुनर्निर्धारण जो किया जाएगा उसकी गणना कैसे की जाएगी। तो जब उपधारा 6 के अकॉर्डिंग जो भूमि स्वामी है उसने जो एप्लीकेशन फाइल की थी उस तारीख से या फिर उपधारा 9 के अधीन उपखंड अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस तारीख से प्रचलित दरों में जो भी दरें चालू हैं उनके अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। द प्रीमियम एंड रीअसेस लैंड रेवेन्यू शैल बी कंप्यूट एट द रेट्स प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द भूमि स्वामी अंडर सबसेक्शन 6। जो सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग भूमि स्वामी ने यहाँ इंटीमेशन दिया था उस डेट से, और द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय सब डिविजनल ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 9 एज द केस में बी। जो भी यहाँ किया गया हो, चाहे ये फर्स्ट नंबर का केस हो चाहे वो सब डिविजनल के द्वारा हो, इनमें से किसी भी हो उस डेट से यहाँ पे काउंट किया जाएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सब रूल नंबर 12 पर एक नज़र डालते हैं और सब सेक्शन 12 पर एक नज़र डालते हैं। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 59 और सब सेक्शन 12। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रारंभ होने के पूर्व
मंडल या फिर किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित इस धारा के अधीन की समस्त कार्रवाइयां समाप्त हो जाएंगी तथा उपखंड अधिकारी इस धारा के उपबंधों के अनुसार व्यवर्तन के मध्य प्रीमियम अधिरोपित करेगा और भू राजस्व का निर्धारण करेगा। देखिए कहा गया कि अगर जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 ये जैसे ही प्रारंभ होगा तो इसके पूर्व की जितनी भी ये रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे मंडल पे या फिर किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष जो इतने भी पेंडिंग पड़े हों वो सब क्या हो जाएंगे, समस्त कार्रवाइयाँ समाप्त हो जाएंगी और फिर जो उपखंड अधिकारी होगा वो इस धारा के उपबंधों के अनुसार व्यवर्तन के मध्य यानी कि जो डाइवर्सन होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रीमियम अधिरोपित करेगा। मतलब नई लिस्ट जो रिवाइज होगी उसके अनुसार उन्हें भू राजस्व का पेमेंट करना होगा। क्लियर है गाइस? जितना जल्दी से बताओ फटाफट। यस सर, यस जरा सर। ध्यान Yes, sir. जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। All proceedings under this section pending before the board or any revenue officer prior to commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code Amendment Act 2018 shall stand abated and the subdivisional officer shall impose premium and assess the land revenue on account of diversion in accordance with the provision of this section. सेक्शन 59A पर एक नजर डालिए। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, निर्धारण कब प्रभावशील होगा, जो असेसमेंट है वो कब से आएगा, असेसमेंट व्हेन टू टेक अफेक्ट। सेक्शन पढ़ना है सेक्शन 59A, इस पर आप एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया है धारा 59 के बंदों के अधीन किया गया परिवर्तन या निर्धारण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि व्यवर्तन किया गया, मतलब जो डाइवर्सन की डेट है वो ही एप्लीकेबल होगी। जो इंग्लिश मीडियम के द अल्ट्रेशन और असेसमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द डाइवर्सन वॉज मेड। जिस दिन डाइवर्सन किया गया है उस दिन से वो अफेक्ट में आएगा। देखिए ये जो 59B है ये भी रिपील्ड हो चुका है। एक सेकंड बस लाइन पर रहिएगा प्लीज, एक बार थोड़ा सा और कंफर्म कर लीजिए। ये और डी में क्या किया है, एक सेकंड बस लाइन पर रहिएगा। 59 का बी अच्छा नहीं किया ना, ठीक है एक मिनट जरा लाइन पर रहिएगा। चलो सेक्शन 59B भी पढ़ लेते हैं, ये रिपीट नहीं हुआ है। देखिए जरा ध्यान देते हैं। कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए भूमि के व्यवर्तन पर पुनः निर्धारण, रीअसेसमेंट ऑन डाइवर्जन ऑफ लैंड पीरियड टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कोड। जहां इस कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी क्षेत्र में की भूमि जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो बाद में किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने हेतु व्यवर्तित कर दी गई हो, वहां ऐसी भूमि पर दे भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का जिसके लिए निर्धारण नियत किया गया हो अवसान नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहां इस कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व, इससे पहले किसी क्षेत्र की कोई भूमि थी जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, कोई भी एक ही प्रयोजन के लिए, और बाद में किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने हेतु व्यवर्तित कर दी गई यानी कि डाइवर्टेड कर दी गई, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ऐसी भूमि पर देय भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का जिसके लिए निर्धारण नियत किया गया हो अवसान नहीं हुआ है। किन प्रयोजनों के लिए, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिए वह व्यवर्तित की गई हो। तो ए पर एक नजर डालते हैं। उस तारीख से जिसको ऐसा व्यवर्तन किया गया था परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा यदि संबंधित क्षेत्र में धारा 261 के अधीन निरस्त कोई ऐसी अधिनियमित प्रवृत्ति थी
जिसमें ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट थे कि ऐसा विवर्तन होने पर परिवर्तन या पुनः निर्धारण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये बोल रहे हैं कि कब, जब मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू जो कोड है उससे पहले की बात करें, उससे पहले अगर कोई भी भू राजस्व अगर यहाँ निर्धारित किया गया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये बात की गई। अगला जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी में क्या बोल रहे हैं ये, किसी अन्य मामले में इस कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा। अगर किसी अन्य मामले, कोई भी अन्य मैटर है तो उस मैटर में क्या किया जाएगा, उसको चेंज भी किया जा सकता है और निर्धारित भी किया जा सकता है। जो इंग्लिश मीडियम के थे वो थोड़ा सा एक बार इसको नजर डाल लीजिएगा। कह रहे हैं वेयर prior to coming into force of this code, land in any area assessed for any one purpose was subsequently diverted for use to any other purpose. The land revenue payable upon such land shall, notwithstanding that the term for which the assessment may have been fixed not expired, जो पेमेंट कर दिया गया है और वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, बी लाइबल टू बी अल्टर्ड एंड असेस्ड, किस कंडीशन में कैसे चेंज, जो चेंज किया गया उसके अनुसार उसे पेमेंट करना होगा। नंबर फर्स्ट, in accordance with the purpose to which it has been diverted with the effect from A, the date on which such diversion was made, if in the area concerned there was in force any enactment repealed under section 261 which contains provision for alteration or reassessment on such diversion। नेक्स्ट जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा बी पर, the date of coming into force of this code in any other case। क्लोज टू पर एक नजर डालें, उपर्युक्त ए के मामले में ऐसे निश्चित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तथा उपर्युक्त खा के मामले में इस कोड के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किया जा सकेगा। तो देखिए, अगर कोई पहले लॉ था और उसको फिर बाद में रिपील कर दिया गया, तो अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो कंटिन्यू उसी के अनुसार चलेगा, और जैसे ही एक्सपायर होता है तो वो नया जो असेसमेंट किया गया उसके अनुसार पेमेंट करना होगा। दूसरा, इसमें कहा गया कि किसी अन्य मामले में कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से, कोई अन्य मैटर है उसके अनुसार, तो यहाँ उसे चेंज भी किया जा सकता है और अलग से उसका रीअसेसमेंट भी किया जा सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 60 पर, इस चैप्टर का एक आखिरी सेक्शन है, भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया का निर्धारण। कोई ऐसी भूमि जिस पर निर्धारण ही नहीं किया गया तो उसका कैसे किया जाएगा। देखिएगा, उन समस्त भूमियों पर जिन पर निर्धारण नहीं किया गया है, भूमि का निर्धारण इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कौन करेगा, कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 60 के अनुसार कि जिसका नहीं किया गया उसका कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। असेसमेंट ऑफ अनअसेस्ड लैंड, ऑल lands on which the assessment has not been made, the assessment of land revenue shall be made by the collector in accordance with the rules made under this code। तो कौन कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है। इसको ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि जिनका डिसाइडेशन नहीं हुआ था वो कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा। किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम हमसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।